एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है पोस्चर। ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, राइट। ये या तो 10 मार्कर में आ सकता है, 15 मार्कर या 20 मार्कर में भी। इस टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को हम आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और सारे पॉइंट्स जो हैं जो इसमें आपको पढ़ने चाहिए वो सारे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा अच्छे से देखना, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे ना आप नोटबुक और पेन लेके बैठना, जिससे कि आप नोट्स भी हाथ के हाथ बनाते रहोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करी है और उसको मैंने एक जगह कंपाइल अप करके ये पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई है, जो कि मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पे समझाती जाऊँगी। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ आपको एक वीडियो में बताऊंगी तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट पोस्चर एंड नॉर्मल पोस्चर का जो असेसमेंट होता है उसके बारे में। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द पोस्चरल कंट्रोल मैकेनिज्म, की जो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे कंट्रोल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में जो एबनॉर्मल पोस्चर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पोस्चरल असेसमेंट के दौरान हम एबनॉर्मल पोस्चर्स को कैसे असेस कर सकते हैं, राइट। तो इन 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि पार्ट 1 के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पोस्चर, देन वी विल स्टडी अबाउट द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड द जीरो पोजीशन, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्चर। उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द पोस्चरल असेसमेंट, then we will get to study about the plumb line, followed by the postural assessment in anterior view, posterior view and the sagittal view, along with the good and bad posture. So now let's go into the video. So firstly, what is a posture? अभी posture होता क्या है? तो posture का क्या मतलब होता है ना, कि आपकी बॉडी का क्या पोजीशन है इन द स्पेस, राइट। अगर मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ तो मैं बैठी हुई हूँ, तो इस टाइम पे मेरा पोस्चर क्या है, सिटिंग पोस्चर। अगर आप भी वहाँ पढ़ रहे हो तो आप भी बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपका क्या पोस्चर है, वहाँ पे सिटिंग पोजीशन है, यानी कि ये आपकी बॉडी का इस टाइम पे पोस्चर है। अब आप इमेज में इस इंडिविजुअल को देख रहे हो, ही इज स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट मीन्स इसका ये पोस्चर है, वो है स्टैंडिंग। पोस्चर का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी का क्या पोजीशनिंग है इन द स्पेस, ओके। तो यानी कि देखो किस तरीके से आप अपने बॉडी पार्ट्स को अरेंज करते हो, उसको हम कहते हैं बेसिकली पोस्चर। तो यानी कि किस तरीके से आप बैठ रहे हो, किस तरीके से आप लेटते हो, किस तरीके से आप खड़े होते हो, तो ये सारे डिफरेंट आप जो जेस्चर्स करते हो अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ, उसे हम कहते हैं पोस्चर। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि जो पोस्चर है वो होता क्या है। सो द स्टडी ऑफ पोस्चर इज नोन एज पोस्चरोलॉजी, यानी कि जब हम पोस्चर के बारे में साइंटिफिकली और क्लिनिकली स्टडी करते हैं तो उस डिसिप्लिन को हम कहते हैं पोस्चरोलॉजी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्चर की। पोस्चर जो है ना वो 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इनएक्टिव पोस्चर और एक होता है हमारा एक्टिव पोस्चर। एक्टिव पोस्चर फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक पोस्चर एंड द डायनामिक पोस्चर। अब ये इनएक्टिव पोस्चर क्या होता है और एक्टिव पोस्चर क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो इनएक्टिव पोस्चर क्या हुआ, जब आप रेस्ट के टाइम पे, स्लीप के टाइम पे जो पोस्चर्स आप अटेन करते हो उन्हें हम कहते हैं इनएक्टिव पोस्चर। तो यानी कि वो पोस्चर्स जिनमें आपका जो एफर्ट है वो बहुत मिनिमम लग रहा है, उनको हम कहते हैं इनएक्टिव पोस्चर्स। यानी कि यहाँ पे आपकी जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो इतना एफर्ट नहीं लगा रही है, सिर्फ बेसिक फंक्शंस को करने के लिए एफर्ट लग रहा है, तो उन पोस्चर्स को हम कहते हैं इनएक्टिव पोस्चर्स। वेयर एज एक्टिव पोस्चर्स क्या हुए, इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जहाँ पे आपकी बहुत सारी जो मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम कर रही हैं किसी एक एक्टिव पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। जैसे जब आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप खाना खा रहे हो या फिर आप कोई भी और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो उस टाइम आपकी जो बॉडी होती है वो एक्टिव पोस्चर मेंटेन करती है। अभी जो एक्टिव पोस्चर है ये फर्दर 2 में डिवाइडेड है, एक स्टैटिक पोस्चर होता है और एक डायनामिक पोस्चर होता है। स्टैटिक पोस्चर क्या होता है, देखो नाम से ही समझ आता है, स्टैटिक
द थिंग विच इज़ एट रेस्ट, यानी कि जब आपके जो बॉडी है या फिर जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो एक सर्टेन पोजीशन में आके मेंटेन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ और वहाँ आप बैठ के मुझसे ये टॉपिक पढ़ रहे हो, यानी कि हम कौन सी पोजीशन में हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं। तो ये हमारा स्टैटिक पॉस्चर है। डायनेमिक पॉस्चर क्या होता है, जब हम कोई एक ऐसा पॉस्चर मेंटेन करें जो जिसमें आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि मोशन देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक पॉस्चर। जैसे अगर आप भाग रहे हो, चल रहे हो, यू आर जंपिंग, थ्रोइंग, लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो आपको पॉस्चर देखने को मिलता है वो होता है आपका डायनेमिक पॉस्चर। पॉस्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले आता है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। तो देखो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है ना, आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इरेक्ट होती है, आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हो। देन योर फेस जो होता है इज फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म्स जो होते हैं वो आपके साइड पे होते हैं, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ, इस तरीके से। एंड द फिंगर्स एंड थंब इन एक्सटेंशन, तो इस वाली पोजीशन को हम कहते हैं फिंगर्स एंड थम्स इन एक्सटेंशन, राइट। तो देखो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, देखो पूरी ये जो बॉडी है ना इसको आप अच्छे से देख लो। मेन यहाँ पे क्या फोकस करना है, हाथों का, कि जो हाथ हैं, जो आपके पाम्स हैं, दीज आर फेसिंग फॉरवर्ड, और जो थंब और फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड है। तो दिस इज योर एनाटॉमिकल पोजीशन। टर्म आती है जीरो पोजीशन। तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन में और जीरो पोजीशन में। देखो दोनों पोजीशन सेम होती हैं, बट फर्क क्या होता है आपकी हाथ की पोजीशन का। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में आपकी जो हाथ की पोजीशन थी वो इस तरीके से थी, बट जीरो पोजीशन में जो आपकी हैंड प्लेसमेंट है वो कैसे हो जाएगी, योर हैंड्स विल फेस टुवर्ड्स द बॉडी, और जो फॉर आर्म है इट विल बी मिड वे बिटवीन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इमेज से समझते हैं, देखो जैसे इस इंडिविजुअल ने अपने दोनों हाथों को किस तरफ फेस कर रखा है, बॉडी के टुवर्ड्स फेस कर रखा है, राइट। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं जीरो पोजीशन। तो आई होप अब आपको एनाटॉमिकल पोजीशन और जीरो पोजीशन में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसके बीच में। देन हम बात करते हैं एक्सिस एंड प्लेन की। तो बच्चों जो एक्सिस और प्लेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इनके अंदर जो आपको समझनी ज़रूरी है जब आप पॉस्चर के बारे में पढ़ रहे हो, राइट। तो एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, अबाउट विच द मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, वर्टिकल, कोरोनल एंड एंटेरोपोस्टीरियर, जिसको हम एपी एक्सिस भी कहते हैं। प्लेन क्या होता है, ये डायमेंशंस होती हैं जिनके अंदर आपकी जो मूवमेंट है वो होती है। और ये 3 तरीके के हमारे पास प्लेन्स होते हैं, सजाइटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स प्लेन, और ये एक दूसरे से राइट एंगल्स पे अटैच होते हैं, राइट। तो एक्सिस और प्लेन के ऊपर ना मैंने बच्चों डिटेल में वीडियो बना रखा है, ये वाला आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके ना ये वाला वीडियो एक बार देख लो। जो आगे आने वाली टर्म्स है ना वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि पॉस्चर तो हम पढ़ेंगे बट उससे पहले जो उसकी पढ़ने की चीज़ें हैं ना वो मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दी, तो एक बार आप ये ज़रूर चेकआउट कर लो। अब देखो एक्सिस है हमारी कोरोनल एक्सिस, प्लेन क्या हुआ, सजाइटल, इसमें आपको कौन सा मोशन देखने को मिलता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में और कोरोनल प्लेन में आपको मोशन देखने को मिलता है एबडक्शन, एडक्शन। वर्टिकल एक्सिस और ट्रांसवर्स प्लेन में आपको देखने को मिलती है रोटेशंस, मीडियल एंड लेटरल रोटेशंस। तो ये सारा पूरा समरी है अबाउट द एक्सिस एंड प्लेन। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आपको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे आप समझ आ रही होगी। दिस इज द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट एक्सिस एंड प्लेन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द स्टैंडिंग पोजीशन। तो देखो जब हम पॉस्चर के बारे में पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन के ही पॉस्चरल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो बाकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जैसे सिटिंग, वॉकिंग, लाइंग, नीलिंग, उनके बारे में ना बैचलर्स लेवल पे आपको नहीं आता क्वेश्चन। जनरली आपके बैचलर्स में आपको स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में ही पूरा पूछा जाता है, और जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना उसमें भी आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही आपको प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहा जाता है कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल का पॉस्चर एनालिसिस करके बताओ इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन के बारे में ही बता रही हूँ। तो जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में किसी का पॉस्चर एनालिसिस करते हैं ना तो हम एक प्लम लाइन यूज़ करते हैं विच इज़ यूज्ड एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस। अब ये प्लम लाइन क्या होता है, एक नया टर्म आ गया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो देखो ये एक इंडिविजुअल है जिसका मुझे पोस्चर एनालिसिस करना है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको बीच में देखने को मिल रही है ना, ये होती है प्लम लाइन। अब देखो ध्यान से देखो इस लाइन को, इस लाइन ने इंडिविजुअल की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सिमेट्रिकल। इधर भी हाफ सिमेट्री है और इधर भी हाफ सिमेट्री है। तो प्लम लाइन क्या हुई, जो बीच में से लाइन जा रही है, जो कि पेशेंट की बॉडी को या फिर जो आपका सब्जेक्ट है जिसका आप पोस्चर एनालिसिस कर रहे हो, उसकी बॉडी को दो पार्ट्स में, दो इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड करे, वो होती है प्लम लाइन। Line is a cord with a plumb bob attached to provide an absolutely vertical line। देखो बेसिकली क्या है, एक धागा है और उसके नीचे एक हैवी वेट लगा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइन है या फिर जो कॉर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इस तरीके से हमारी जो प्लम लाइन है वो बन जाती है। तो प्लम लाइन हम यूज़ किस लिए करते हैं? अब देखो प्लम लाइन ना, जैसे एक नॉर्मल पोस्चर होता है और एक एबनॉर्मल पोस्चर होता है, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। तो प्लम लाइन क्या करती है ना, प्लम लाइन एक रेफरेंस वैल्यू दे देती है नॉर्मल पोस्चर के लिए, और अगर उसके अलावा हमें कोई डेविएशन देखने को मिलती है ना, तो वो हमें प्लम लाइन के थ्रू पता चल जाती है। मुझे कैसे पता कि जो मेरी प्लम लाइन है वो बॉडी को दो पार्ट्स में किस पॉइंट को मैं लेके चलूंगी, मान के चलूंगी कि हाँ भाई इस पॉइंट से जो मेरी प्लम लाइन है वो बिल्कुल सही है। हो सकता है पेशेंट का एबनॉर्मल पोस्चर हो और मेरी आंखों को भ्रम हो जाए, राइट, समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो जब हम खड़े होते हैं ना, स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर क्या होता है, जो आपकी फीट्स हैं वो फ्लोर पे होती हैं और एक वही पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है। बाकी आपके हाथ भी मूव कर सकते हैं, आपका ट्रंक भी मूव कर सकता है, आपका हेड भी मूव कर सकता है, बट जो आपकी फीट्स होती है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं आपकी सरफेस से, राइट। तो जो हमने बोला कि प्लम लाइन का जो नीचे का हैवी वेट होता है, जिसको हमने प्लम बॉब कहा है, वो बिल्कुल आपके दोनों फीट्स के बीच में होना चाहिए, और वहां से फिर जो प्लम लाइन है वो सीधी ऊपर जानी चाहिए। हम ऊपर से नीचे नहीं देखते प्लम लाइन को, जो आपका वेट है प्लम लाइन का, जो प्लम बॉब है, समझ रहे हो मेरी बात, वो बीच में आना चाहिए आपके दोनों फीट्स के। उसके में से फिर आपकी जो लाइन है, जो कॉर्ड है, वो ऊपर जाती है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट जो है ना वो आपका इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और अगर आपको कुछ भी डेविएशन दिखता है यानी कि वहाँ पे पेशेंट को है आपके प्रॉब्लम है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी का मिड सैजिटल प्लेन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। देख रहे हो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी दोनों फीट जो है वो फिक्स्ड है, उसके बीच में से जो प्लम लाइन है वो जा रही है। हमने हेड से प्लम लाइन को नहीं देखा, क्योंकि हो सकता है उसका एक कंधा नीचे झुका हुआ हो और एक कंधा बहुत ऊपर हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। बट जो उसकी फीट है वो फिक्स्ड है, जो उसके पेशेंट के पैर हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड है, तो हम नीचे प्लम लाइन को रखते हैं और फिर जो सीधी तार है प्लम लाइन की वो ऊपर जाती है। प्लम लाइन का टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम समझते हैं, राइट। तो देखो हमारी बॉडी में ना पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब समझो जैसे मैं आपका पोस्चरल एनालिसिस कर रही हूँ, तो अब मेरी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क्स होते हैं जो पेयर्ड होते हैं, जैसे कि क्लैविकल हो गया, ASIS हो गया, PSIS हो गया, नी हो गया, नी के फिमोरल कॉन्डाइल्स हो गए, मीडियल मेल्यूलस हो गया, राइट। तो ये क्या होते हैं, हमारे कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस होते हैं। तो जो आपकी प्लम लाइन है ना वो इन्हीं के बीच में से जाती है नॉर्मली। तो अगर आपको नॉर्मल पोस्चर पता है आपको कि हाँ भाई दोनों चीज़ें, जो दोनों राइट और लेफ्ट हाफ होते हैं वो सिमेट्री में होते हैं, बट अगर वहाँ पे आपको कोई डेविएशन देखने को मिलता है इन पॉइंट ऑफ रेफरेंस में, तो यानी कि जो आपकी प्लम लाइन है उसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे इस हाफ में कुछ प्रॉब्लम है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये इसके जो साइड वाला पार्ट है ये तो सही दिख रहा है बट यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। तो ये क्या आप देखने में पता करता है हमें कि जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है उस पोस्चर के अंदर वहाँ पे कोई डेविएशन तो नहीं है, तो इसलिए प्लम लाइन यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो इस इमेज से आप देख पा रहे होगे, अब तक जो मैंने आपको समझाया ना वो आप इस इमेज से समझ जाओगे। देखो नॉर्मल में क्या है, देखो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है यहाँ के ऊपर कि हाँ भाई जो प्लम लाइन है आप देख रहे हो कि राइट और लेफ्ट हाफ जो है वो पेशेंट का वो बहुत अच्छे से इक्वली डिवाइडेड है। बट अगर आप दूसरी पिक्चर में देखोगे जो एबनॉर्मल पोस्चर है उसमें आप देख रहे हो कि जो पेशेंट का एक शोल्डर है वो डिप्रेस है, नीचे है, और एक शोल्डर है वो नॉर्मल लेवल के ऊपर है। तो प्लम लाइन से आपको ये दिख गया कि हाँ भाई जो शोल्डर्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो इसलिए जो प्लम लाइन है ना वो इसलिए यहाँ पे यूजफुल हो जाती है।
देखो यहाँ पे भी जब हम पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं या फिर बैक व्यू से देख रहे हैं तो आपको जो एक शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड दिख रहा है और एक शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रहा है। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो साइड के कर्व्स हैं आप उनमें भी देखो बॉडी के, एक तरफ बहुत शार्पन है कर्व और एक तरफ बिल्कुल फ्लैट है ही नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें पेशेंट के अंदर। तो प्लम लाइन के थ्रू देखो बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें समझ आ रही हैं चीज़ें। सेम देखो इस सीन में भी है, यहाँ पे हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं बट हमें डेविएशन दिख रहा है यहाँ पे पेशेंट की अपर बॉडी में भी और लोअर बॉडी में भी। तो ये किस चीज़ का है, ये आपका पोस्चरल एनालिसिस है एंटीरियर व्यू स्कोलियोसिस का। तो ऐसे ना हम पोस्चर एनालिसिस करते हैं प्लम लाइन के थ्रू। अब बात करते हैं हम अबाउट द पोस्चरल असेसमेंट कि अब ये पोस्चरल असेसमेंट होता क्या है। तो देखो पोस्चरल असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन की, तो स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो भी हमारे पेयर्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं ये वही है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हमारा शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, ठीक है, जीटी हो गया, एएसआईएस, पीएसआईएस, नी, मीडियल मेलियोलस, योर हेड शुड इन बिटवीन। तो ये सारे हमारे पेयर्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं। तो इनकी सिमेट्री जब हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्चरल असेसमेंट। सो असेसमेंट हम कैसे करते हैं, 4 तरीकों से करते हैं, 4 एंगल से हम देखते हैं। एक होता है सामने से जिसको हम कहते हैं एंटीरियर व्यू, एक होता है पीछे की तरफ से जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर व्यू, और एक होता है साइड से जिसको हम कहते हैं सजाइटल व्यू। तो अगर आप राइट साइड से देख रहे हो तो इट विल बी योर राइट सजाइटल व्यू, और अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो इट विल बी योर लेफ्ट सजाइटल व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो ये पहले वाला जो है एंटीरियर है, यानी कि आप सामने से देख रहे हो पेशेंट को। दूसरा पोस्टीरियर है, पीछे से देख रहे हो आप पेशेंट को। फिर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो और फिर आप राइट साइड से देख रहे हो। तो जब भी आप पोस्चरल एनालिसिस करते हो ना बच्चों, तो पेशेंट को आपको हर एंगल से देखना होता है। और इसके ना आपको ये चीज़ रखनी पड़ती है कि मिनिमल क्लोथिंग हो पेशेंट की। और अगर पेशेंट ने बहुत हैवी कोट भी पहन रखा है, ब्लेजर भी पहन रखा है, बहुत सारी चीज़ें ही पहन रखी हैं, तो वो आपको रिमूव करवानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आपने रिमूव नहीं करवाई ना तो आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। आइडियल तो यही होता है कि मिनिमम क्लोथ जो है पेशेंट वो पहने, जिससे कि आप जो पोस्चर है वो अच्छे से एनालाइज कर सको। सो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है। पेशेंट को बेयर मिनिमम क्लोथिंग करवाई और पेशेंट को बोलना है कि आपको सीधे यहाँ पे खड़े रहना है और आपकी जो फीट है वो शोल्डर विद अपार्ट होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए। आपको फीट्स को एक साथ जोड़ के नहीं खड़े होना, अलग अलग होनी चाहिए। तो जो आर्म्स हैं वो साइड में रिलैक्स रहते हैं बिल्कुल, और फेस जो होता है वो फॉरवर्ड होता है। उसके बाद जो पेशेंट का पोस्चर है वो आपको सामने से, पीछे की तरफ से और साइड के व्यू से अच्छे से एनालिसिस देखना होता है। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेशेंट का शोल्डर लेवल देख रहे हो तो आपकी जो आईज हैं वो पेशेंट के शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पेशेंट के नीज को चेक कर रहे हो तो आपका जो आई लेवल है वो पेशेंट के नीज पे होना चाहिए। अगर आप पेशेंट का एएसआईएस लेवल चेक कर रहे हो तो आपका जो आईज है, आईज का लेवल है वो पेशेंट के एएसआईएस के लेवल के कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खड़े हुए और तब आप ऊपर से यहाँ नीज तो तुम्हारी सही लग रही है, नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपको स्टूल पे बैठना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा उसकी नीज को देखने के लिए कि वहाँ पे प्रॉपर सिमेट्री है राइट और लेफ्ट पार्ट में कि नहीं, तभी आपका जो पोस्चरल एनालिसिस है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो पाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपकी प्लम लाइन जो मैंने आपको बताई ये आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो प्लम लाइन जो है वो आपकी एलओजी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब हम पोस्चरल एनालिसिस कर रहे हैं ना किसी इंडिविजुअल का, तो हम इस एलओजी का ही रिलेशन देखते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एंटीरियर व्यू पे, यानी कि जब हम इंडिविजुअल को सामने की तरफ से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटीरियर व्यू। अब इसका एक और भी नाम होता है फ्रंटल व्यू या फिर कोरोनल व्यू। तो अगर आपसे कोई कहे कि इस इंडिविजुअल का फ्रंटल व्यू एनालिसिस कर दो, दैट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि एंटीरियर व्यू से इनका पोस्चरल असेसमेंट कर दो। तो जब हम सामने से पोस्चर को देखते हैं तो जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है ना वो आपकी सेंटर ऑफ बॉडी से पास होती है, यानी कि बिल्कुल बीच में से आपकी जो लाइन है, जो प्लम लाइन है वो कहाँ से पास हो रही थी, बीच में से पास हो रही थी। ठीक है, एक चार्ट है जो आपको समझना है। अब देखो, या तो जब आप देखो एक चीज़ में याद रखना
पोस्चरल एनालिसिस करने से पहले कि जब आप पोस्चरल एनालिसिस करते हो ना, तो या तो आप हेड टू टो जाते हो या फिर टो टू हेड जाते हो। अगर मैं आपकी एक्सटर्नल आई हूँ वाइवा लेने आपका, और अगर आप मुझे प्रैक्टिकल में ये बोलोगे कि हाँ भाई इसका पेल्विस नॉर्मल है, फिर नी ठीक है, फिर इसका हेड बीच में था, फिर इसका फीट भी सही है, इसका चेस्ट भी सही है और इसका एब्डोमेन भी सही है, अगर आपकी ये इस तरीके से आपने मुझे बताया ना, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्योंकि पोस्चर हमेशा या तो हेड टू टो या फिर टो टू हेड इस डायरेक्शन में देखना होता है या फिर इस डायरेक्शन में देखना होता है। बीच में से हैफेजर्डली कुछ भी नहीं उठा के बोल देना होता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि आपने जो पोस्चरल असेसमेंट है ना, वो ढंग से किया ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने पहले पेल्विस देखा, फिर नी देखा, फिर आप ऊपर हेड पे पहुंच गए, यानी कि आपका जो पोस्चरल एनालिसिस है वो 100% गलत है। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है। तो कभी भी एक्सटर्नल के सामने या पेपर में कभी भी इस तरीके से नहीं बोलना, ना ही प्रेजेंट करना, क्योंकि अगर ऐसे बोलना तो वहीं पे आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। फिर आपने चाहे कितना ही अच्छा लिखा हो, कितना ही अच्छा बोला हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज द एंटीरियर व्यू। तो एंटीरियर व्यू में हमने क्या बोला कि जो हमारी एलओजी है वो बीच से पास होती है, सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होती है। तो जो आपका हेड है वो एलओजी है वो कहाँ से पास होगी हेड में? फ्रॉम द मिडल ऑफ योर फॉरहेड। अब ये मेरा फॉरहेड है, तो यानी कि इसके बीच में से पास होगी, नोज एंड देन चिन। तो यानी कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी मेरे हेड में से, जो कि इन तीनों के मिडल में से जाएगी। चेस्ट में अगर बात करें तो मिडल ऑफ जिफॉइड प्रोसेस। देखो यहाँ पे, यहाँ से समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से हम समझते हैं अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। येलो कलर से दिखाई दे रही है, ये है आपकी प्लम लाइन। ओके, अब देखो अगर मैं हेड की बात करूँ यहाँ पे, तो जो आपकी एलओजी है वो मिडल ऑफ द फॉरहेड, नोज एंड चिन में से पास हो रही है इंडिविजुअल के। ठीक है, फिर ये एलओजी आ जाती है आपके शोल्डर पे। तो जो शोल्डर लेवल है वो भी इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए फ्रॉम योर एलओजी। यानी कि ये अगर राइट साइड का शोल्डर लेवल है और ये अगर लेफ्ट साइड का शोल्डर लेवल है, तो एलओजी से इन दोनों का जो डिस्टेंस है अगर 12 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ 12 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। एक तरफ 12 सेंटीमीटर और एक तरफ अगर 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि यहाँ से जो पोस्चर है वो डेविएटेड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए आपका जो प्लम लाइन है। वैसे तो हम एलओजी बोल रहे हैं, बट आइडियली आपका जो प्लम लाइन है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका चेस्ट का एरिया। तो देखो चेस्ट के एरिया पे क्या होगा, आपका जिफॉइड प्रोसेस होगा। तो जो आपका एलओजी है वो जिफॉइड प्रोसेस के बीच में से पास होगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एब्डोमेन एरिया, एब्डोमेन एंड पेल्विस एरिया। ठीक है, तो एब्डोमेन में इट विल पास थ्रू दी अम्बलाइकस, यानी कि जो आपका अम्बलाइकस है, नेवल है, उसके बीच में से जो एलओजी है वो पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखो एएसआईएस होता है, आप हिप बोन में आपका एएसआईएस होता है, दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो उसके भी इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए आपकी एलओजी। देन आ जाते हैं हम अपनी नीज के ऊपर। तो नीज में जो आपका मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल है उसके इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए, और फीट में इट शुड बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियल मेलियोलाई। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने अच्छे से अभी बात करी कि हेड में फ्रॉम द मिडल ऑफ फॉरहेड, नोज एंड चिन जाना चाहिए, चेस्ट में फ्रॉम द मिडल ऑफ जिफॉइड प्रोसेस, एब्डोमेन में अम्बलाइकस के थ्रू पास होनी चाहिए आपकी प्लम लाइन या एलओजी। पेल्विस और हिप की अगर मैं बात करूं तो राइट और लेफ्ट एएसआईएस के इक्वी डिस्टेंट होनी चाहिए और प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू पास होनी चाहिए आपकी एलओजी। नी में इट शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल, और एंकल और फीट में फ्रॉम द मीडियल मेलियोलस द एलओजी शुड बी इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ना बच्चों, ये वाला डायग्राम रफली आप बना लो अपनी नोटबुक के ऊपर, और ये वाला डायग्राम आपसे एंटीरियर व्यू का पूछे ना अगर कोई भी, तो आप एज इट इज़ ये डायग्राम बना के आना और ऐसे ही इस तरीके से लेबलिंग कर देना। आपको कुछ भी और लिखने की और कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टीचर भी इम्प्रेस, उसको चेक करने में आसानी हो गई, आपको बनाने में करने में आसानी हो गई। कोई फालतू आपको पूरा लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिखना पड़ा पोस्चर के ऊपर, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज़ आप अपनी कॉपी पे उतार लो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पोस्टीरियर व्यू के ऊपर। तो पोस्टीरियर व्यू का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल को आप पीछे की तरफ से देख रहे हो, यानी कि बैक साइड से देख रहे हो। जब आप पोस्टीरियरली भी पेशेंट का पोस्चर एनालिसिस करते हो ना, तो जो आपकी एलओजी है वो सेंटर ऑफ द बॉडी से ही पास होती है, यानी कि जो आपकी प्लम लाइन है वो सेंटर ऑफ द बॉडी में ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे भी देखो, हेड का क्या है, मिडल ऑफ द हेड में से जाएगा। अब आपके पीछे तो फॉर हेड, नोज, चिन तो होता नहीं, तो मिडल ऑफ द हेड बोल दिया।
चेस्ट में अब बैक साइड क्या होता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, वर्टिब्रास होती है ना, वर्टिब्रे जो वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, तो उन वर्टिब्रास के बीच में से ये जो एलओजी है या प्लम लाइन है वो पास होता है, और ये आपकी जो वर्टिब्रल बोन्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पेल्विस की अगर मैं बात करूं फिर यहाँ पे, तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम PSIS, PSIS इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, जो आपकी हिप बोन का पार्ट होता है। हिप में इट पासेस थ्रू द ग्लूटियल क्लेफ्ट ऑफ बटक्स। देन नी में इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल जॉइंट एस्पेक्ट, और एंकल या फीट की अगर बात करें तो इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल मेल्यूलस। तो देखो यही सेम डायग्राम है यहाँ पे, अगर आप हेड की बात कर रहे हो तो मिडल ऑफ द हेड से ये चीज पास हो रही है एलओजी। फिर बीच में यहाँ पे क्या चीज आ गई है, आपका वर्टिब्रल कॉलम, तो यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को ये दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड करता है आपका एलओजी। देन PSIS से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका ग्लूटियल क्लेफ्ट आ गया, तो जो एलओजी है आपका वो मिडल ऑफ द ग्लूटियल क्लेफ्ट से पास होता है। नी जॉइंट पे आ जाते हैं हम, तो इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल जॉइंट एस्पेक्ट। देन नीज में इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मीडियल मेल्यूलाई। तो ये डायग्राम ना पोस्टीरियर व्यू के लिए एज इट इज इसी तरीके की लेबलिंग के साथ अगर आप लिख के आओगे या बना के आओगे, आपको मेरी गारंटी, आपको फुल मार्क्स हैं इसमें, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। देन बात करते हैं आपके सजाइटल व्यू की। तो सजाइटल व्यू क्या था, जब हम पेशेंट को साइड से देख रहे हैं, जैसे इस इंडिविजुअल को अगर मैं साइड से देख रही हूँ तो दैट इज माय सजाइटल व्यू, तो इसको हम लेटरल व्यू भी कहते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जो आपकी एलओजी है ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब तक एंटीरियर पोस्टीरियर में क्या था कि हाँ भाई बीचों बीच से जा रही है, बट अगर मैं सजाइटल व्यू की बात करूँ ना तो वो बहुत डिफरेंट हो जाती है चीज़, क्योंकि जो एलओजी है ना वो कहीं आपकी आगे है, कहीं पीछे है, कहीं आगे है, कहीं पीछे है, तो ये चीज़ चलती है। अब ऐसा है क्यों, पहले ये रीजन समझो। अब देखो आपकी बॉडी में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपके कर्व्स हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल, है ना। अब कोई कर्व ऐसे है, कोई कर्व ऐसे है और कोई कर्व ऐसे है, यानी कि इस तरीके से आपके जो कर्व्स हैं वो हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है आपकी वर्टिब्रल कॉलम। तो जब आपकी एलओजी पास हो रही है ना तो कोई कर्व के आगे से पास होती है और कोई कर्व के पीछे से पास होती है, तो इसलिए जो आपका एलओजी है ना वो सजाइटल व्यू में बहुत मतलब क्या कहते हैं उसे, कभी एक जगह नहीं रहती, ठीक है, या तो कभी आगे हो जाएगी या कभी पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब देखो यहाँ पे भी हम हेड टू टो ही जा रहे हैं, ठीक है, बीच में से या नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, क्योंकि अब तक हमने हेड टू टो ही बताया है, तो हम अभी भी हेड टू टो ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारा एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो एलओजी है वो कहाँ जाएगी, एंटीरियरली, तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, फ्लेक्शन की होती है, इसलिए सर्वाइकल जॉइंट पे जो एलओजी है वो पोस्टीरियरली जाती है, पीछे की तरफ जाती है। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल इससे डायग्राम से समझो, एक कान आया आपका पहले, ठीक है, फिर यहाँ पे आप कर्व्स देखो, सर्वाइकल स्पाइन के पीछे से जो एलओजी है, ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी एलओजी है या फिर प्लम लाइन कह लो, ठीक है। तो सर्वाइकल में जो आपकी ये प्लम लाइन है ये पीछे जाती है, पीछे गिरती। फिर देखो थोरैसिक के अंदर क्या हो रहा है, यही जो आपकी प्लम लाइन है या फिर लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये थोरैसिक कर्व के एंटीरियरली गिर रही है। लंबर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, लंबर में लंबर का देखो कर्व आगे आ गया, ठीक है, तो इसलिए जो आपकी प्लम लाइन है वो पीछे की तरफ गिर गई। सेक्रम में क्या हुआ, आगे की तरफ आ गई फिर से, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सर्वाइकल में जो आपकी एलओजी है वो पोस्टीरियरली गिरती है, पीछे की तरफ गिरती। सर्वाइकल में आपकी जो एलओजी है वो पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या एक्सटर्नल मूवमेंट रहता है, फ्लेक्शन का। तो आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लेक्शन में चली जाती है, यू, ठीक है। थोरैसिक में क्या होता है, एंटीरियरली गिरती है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल मूवमेंट होता है वो फ्लेक्शन का होता है। आपने देखा होगा कोई भी इंडिविजुअल ना कभी यूं करके नहीं बैठता, जब उसको रिलैक्स करना होता है उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है इंडिविजुअल की, इस तरीके से बैठना, ठीक है, ऐसे थोरैसिक के अंदर फ्लेक्शन करके बैठना, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो एलओजी है वो थोरैसिक में एंटीरियरली गिरती है, लंबर स्पाइन में एलओजी पोस्टीरियरली, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट आती है, एक्सटेंशन की। सेक्रोइलियक में इट इज एंटीरियर, तो मूवमेंट आई न्यूटेशन की। हिप में भी जो हिप जॉइंट होता है उसके पोस्टीरियरली गिरती है एलओजी, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल मूवमेंट रहती है वो रहती है एक्सटेंशन की। नी में एंटीरियरली गिरती है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सटेंशन की मूवमेंट है। एंड एंकल में भी एंटीरियरली गिरती है, इसलिए यहाँ पे डोर्सिफ्लेक्शन की एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है ये एज इट इज आप यहाँ पे याद कर लो, ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलोगे इस चीज को।
अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल या आइडियल पोस्चर की। अब सबसे आइडियल पोस्चर, सबसे अच्छा पोस्चर होता क्या है? अब टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो आइडियल पोस्चर वो होता है जहाँ पे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो LOG से बहुत अच्छे से वर्टिकली अलाइंड हो, और जो LOG है, आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है, वो हर जॉइंट एक्सिस से पास हो रही है। बट आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उनके रहते हैं ना, ये चीज़ हो नहीं पाती कि जो आपकी LOG है वो हर जॉइंट के थ्रू पास हो, और आपका जो हर बॉडी का पार्ट है या हर बॉडी का जो सेगमेंट है वो उससे वर्टिकली अलाइन हो ही हो। बट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अपना पोस्चर रखें कि इसके क्लोज आ जाएं, इसके फुल, ऐसा 100% तो हम कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, बट क्लोजर टू दिस पोजीशन हम कर सकें। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। तो गुड पोस्चर का सीधी सीधी डेफिनेशन क्या हुई, देखो अब पहले तो ये देखो, ये दोनों इंडिविजुअल देखो, दोनों में से आपको कौन ज़्यादा अटेंटिव, कौन ज़्यादा फोकस लग रहा है? ऑब्वियसली जिसका गुड पोस्चर है। और ये जो स्लम्प पोजीशन में खड़े हैं भाई साहब, इनको देख के तो कुछ लग ही ना कि ये कुछ कर भी पाएंगे, ठीक है, इनमें कोई फोकस नहीं है, कोई अटेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है थके हुए हैं ये, ठीक है। सो दिस इज द बैड पोस्चर, राइट। तो गुड पोस्चर क्या होता है, जब भी आपको कोई एक्टिविटी करनी हो, फॉर सपोज अगर मान लो मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है और सीढ़ियाँ उतरनी है, और अगर मेरा पोस्चर इतना अच्छा है कि मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी से ये काम कर पा रही हूँ विथ मिनिमम एफर्ट, दैट मीन्स आई हैव अ गुड पोस्चर। और अगर वही काम करने में मेरा जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, प्लस मैं वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, तो दैट मीन्स जो पोस्चर है वो बैड पोस्चर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मसल, अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है मसल का, बट उसके बदले में मुझे उतना जो एफिशिएंसी है वो नहीं मिल रही है, दैट मीन्स ये बैड पोस्चर है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है अबाउट द गुड पोस्चर एंड बैड पोस्चर। अब डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर, और जो गुड पोस्चर है वो आपका डेवलप होता कैसे है? तो अगर आपको साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो स्टेबल है, आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, गुड स्लीप ले रहे हो, डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, और आपको नेचुरल फ्री मूवमेंट करने की आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर आपका अच्छा पोस्चर मेंटेन करने में, डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इफेक्ट्स ऑफ गुड पोस्चर। अब गुड पोस्चर रखने के फायदे क्या हैं, मैं क्यों रखूँ गुड पोस्चर? एक तो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी की मसल्स हैं वो अनलोड रहती हैं और रिलैक्स्ड रहती हैं, इनमें फैटिग नहीं होता और स्ट्रेन नहीं होता, तो यानी कि आप मसल फैटिग से बच रहे हो। आपके जो इंसिडेंट्स होते हैं डिजीज़ के, जो कि बैक्टीरियल डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लोडोसिस, हाइपरलोडोसिस, फ्लैट बैक, तो ये सारी कब आती हैं? आपके बैड पोस्चर की वजह से, तो उन चीज़ों से आप बच सकते हो। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी एफिशिएंसी। कुछ पोस्चर या कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और कुछ पोजीशंस में वो इतनी अच्छी नहीं रह पाती, और ये जो पेशेंट का जो स्टेट है उसको भी इम्प्रूव करता है गुड पोस्चर। अगर आप स्ट्रेट स्पाइन करके बैठते हो, सीधे बैठते हो, तो आपको ज़्यादा अटेंटिव फील होगा, वहीं अगर आप इस तरीके से ऐसे लेट के पड़ोगे तो आपको उतना अटेंटिव फील नहीं होगा। तो ये पोस्चर ही तो है जो आपको अच्छा फील करवा रहा है, राइट। तो ये सारे इफेक्ट्स होते हैं आपके गुड पोस्चर के। अब पुअर पोस्चर कैसे हो जाता है? अब कोई चाहता तो है नहीं अपना पोस्चर को खराब करना, तो पोस्चर हो क्यों जाता है खराब? एक तो आपका मेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप हर बार आप लेथार्जिक ही रहते हो, आप में यू आर वेरी इनअटेंटिव, आपका मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। न्यूट्रिशन आपको अच्छे से नहीं मिल रहा हो, इम्प्रॉपर स्लीप है, आपको कोई पेन है किसी जगह पे, डिसेबिलिटी है या मसल वीकनेस है, कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके पुअर पोस्चर के लिए अकाउंट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्चरल एनालिसिस, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसका सेकंड पार्ट का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो जल्दी से उसको भी जाके देख लो, ताकि आपका जो ये पूरा लेक्चर है ये एक ही सीरीज़ में ख़त्म हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसका ज़रूर अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज आंसर करूँगी उस चीज़ को। थैंक यू।